हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, रिएक्शन देने जा रहे हैं एक पॉलिटिक्स के वीडियो पर जो कि बनाया है अरविंद अरोड़ा सर ने। दोस्तों, एक डार्क रियलिटी बताई गई है पॉलिटिक्स की कि जो खटाखट वाला एक तरह का उन्होंने भाषण दिया था राहुल गांधी जी ने, उनके ऊपर वीडियो बनाई गई है कि किस तरीके से जनता को गुमराह किया जाता है इस तरह के सब झूठे वादे, झूठे दिलासे दे करके। तो दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि आखिर पॉलिटिक्स में किस तरह की डार्क रियलिटी हो सकती है, और उसके बाद अपना एक देते हैं प्यारा सा रिएक्शन। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी। 8,000 हर महीने खटाखट। इस बार के लोकसभा चुनावों में ये स्टेटमेंट काफी चर्चा में है। 8,500 रुपए महीने का खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। पर क्या एक भारतीय टैक्स पेयर पैसा इसीलिए देता है कि कोई आए, सरकार बनाए और पैसा ऐसे ही खटाखट बांट दे? यहाँ पर कई सवाल उठते हैं। पहला, जो ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, ये लोग मैनिफेस्टो में उनके लिए कुछ करने की योजनाएं क्यों नहीं बनाते? क्यों टैक्स पेयर का पैसा देश की प्रगति में लगाने की बजाय वोट पाने के लिए उनमें बांटने की योजना बनाई जाती है जिनकी भागीदारी टैक्स देने में निम्न है? दूसरा, फ्री में पैसा बांटने से फायदा क्या है और ये कितने दिन तक चलेगा जब खजाना खाली हो जाएगा, जैसे पहले भी इनकी सरकारों में 1991-92 में हो चुका है? फिर ये कौन से अर्थशास्त्री को लाएंगे ताकि वो देश को कंगाल होने से बचा सके? और आखिरी सवाल, क्या देश के खजाने में रखे पैसे का इस्तेमाल करने का यही तरीका है कि बस बांट दो, बाकी देश का क्या ही सोचना? वोट पाने के लिए कुछ भी वादे कर देना कितना खतरनाक हो सकता है, क्या उन्हें ये समझना नहीं चाहिए? और हाँ, एक और बात, अभी तक कितने वादे पूरे किए हैं कांग्रेस ने? 60 साल सरकार में रहे, देश में एक छत्र राज था पार्टी का, तब गरीबों और गरीबी की याद नहीं आई। और तो और, अभी अभी हिमाचल में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने हर महीने महिलाओं को 1,500 रुपए देने की बात कही थी, पर सरकार बनने के बाद भी हिमाचल की महिलाएं इन 1,500 रुपयों का इंतजार कर रही हैं। और आपको बाकी राज्यों में भी इनकी सरकारों में ऐसे ही बहुत से केसेस मिल जाएंगे। अब इसे ऐड के जरिए ऐसे और जोड़ा जा रहा है कि ये उनके हक का पैसा है जो उन्हें दिया जा रहा है। वाकई? चलो आज इसे डिकोड करते हैं। पहले एक बात का जवाब दीजिए कि अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं और कमाने वाला सिर्फ एक है, तो आप सबसे पहले पानी किसे पूछेंगे? खाने का ध्यान किसका रखा जाएगा? जी हाँ, कमाने वाले का। घर में ऐसा होता है, पर देश में ऐसा नहीं हो रहा है। एक सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने वाला सुबह अपना टिफिन लेके निकलता है और शाम को आता है, महीने भर काम करता है। उसके बाद जब उसे सैलरी मिलती है तो उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में वो सरकार को दे देता है। पर कोई भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इनके बारे में बात तक नहीं करती, जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे के सरकार का खजाना भरने में मदद कर रहा है। इवन जो नौकरी करते हैं उनसे जाके पूछिए कि उनको मंथली सैलरी ही टैक्स कट के मिलती है। ये बेचारा पैसा दे रहा है और उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। घर में सब पैसा देने वाले को पूछते हैं, पर देश में पैसा देने वाले को कोई भी नहीं पूछता। उनके लिए ना ही कोई योजना बनाई जाती है और ना ही कोई छूट है। अब ये बेचारे नौकरी पेशा लोग टैक्स भरते रह जाते हैं और इन्हीं के पैसों को खटाखट बांटने का प्लान बना दिया जाता है, और वो भी उन लोगों में जिनका टैक्स भरने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। चलता जाएगा टका टक। मैं गरीबी के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मेरे पापा भी एक वक्त बीपीएल कार्ड होल्डर थे। पापा की इनकम इतनी नहीं थी, पर सिर्फ सरकार की स्कीमों के सहारे रह के ही गरीबी से बाहर नहीं निकला जा सकता। ये फ्री का लेके तो हम और ज्यादा कमजोर होते चले जाएंगे और सरकारों और सरकारी स्कीमों पर हमारी निर्भरता बढ़ती चली जाएगी। पर सोचो, खजाना खाली होने की वजह से या फिर सरकार बदल जाने की वजह से जिस दिन पैसा देना बंद कर दिया गया, तब हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए कहा जाता है कि गरीबी से आप अपने दम पर ही बाहर निकल सकते हैं, किसी सरकारी स्कीम के सहारे नहीं। मैं जानता हूँ कि ये बहुत विवादित मुद्दा है, पर जरा सोच के देखिए, ये महत्वपूर्ण है। और क्योंकि भारत में टैक्स देने वालों को कोई प्रोत्साहित नहीं करता, उनके लिए कोई मैनिफेस्टो में योजनाएं नहीं बनाई जाती, इसलिए आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल आबादी में से सिर्फ 6% लोग ही हैं जो टैक्स देते हैं, जिसमें से भी 5.5% लोग तो जीरो टैक्स की ITR भरते हैं। और अमेरिका में ये टैक्स देने वालों का आंकड़ा कितना है जानते हैं? 60%। 2020-21 में आखिरी बार सार्वजनिक हुए आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल 132 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ 22 लाख लोग ही हैं जो कि टैक्स पेयर हैं, जिसमें से 7.5 करोड़ लोग तो शून्य टैक्स के दायरे में आते हैं। वहीं एक बड़ी आबादी मोटी कमाई करने के बावजूद भी कोई भी टैक्स नहीं चुकाता। न सिर्फ सरकार बल्कि कई अर्थशास्त्री भी इस बात पर चिंता जता चुके हैं। अब ऐसे में लगभग 1.5 करोड़ टैक्स पेयर्स के दम पर ही केंद्र सरकार को इनकम टैक्स का कलेक्शन करना पड़ता है। 140 करोड़ के देश में 1 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स भरने वालों की संख्या है मात्र 30 लाख।
1 से 10 लाख रुपए के बीच टैक्स चुकाने वाले करदाता हैं मात्र 28 लाख। 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का टैक्स चुकाने वालों की तादाद है मात्र 2 लाख और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए टैक्स देने वालों का आंकड़ा है मात्र 12,963 और 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स चुकाने वालों की संख्या 140 करोड़ के देश में सिर्फ 5,072 है। अब क्योंकि सरकारें इन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं देती, इसीलिए बहुत से लोग अलग अलग तरीके से टैक्स बचाते हैं। पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में इनके लिए किसी तरह की कोई स्कीम नहीं लाती, बस इन्हें टैक्स देना है। अब जरा आप ही बताइए कि इन टैक्स पेयर से कौन पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? अब मैं बताता हूँ इन टैक्स पेयर्स को क्या चाहिए। इन्हें खटाखट स्कीमें नहीं चाहिए, टका ना ये मांगते हैं। आप दो जिसे देना चाहते हो, पर इन्हें चाहिए सुरक्षा अपनी और अपने परिवार की, ताकि जब भी कमाने निकलें तो इन्हें पीछे से चिंता ना हो। इन्हें चाहिए सुरक्षित देश जहां ये चैन से रह सके। इन्हें चाहिए अच्छी रोड्स ताकि इन्हें काम पर जाते वक्त तकलीफ ना हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मुंबई पुलिस में 2008 में एक सहायक इंस्पेक्टर थे तुकाराम ओंबले, जिनकी सरकारी नौकरी थी। वो अपने देश के लिए दोनों कर्तव्य निभा रहे थे। पुलिस में रह के आम आदमी की सुरक्षा भी कर रहे थे और सैलरी आती थी तो टैक्स दे के भी अपना दायित्व निभा रहे थे। बस टैक्स देके शायद वो सिर्फ यही मांगते होंगे कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, जो कि टैक्स लेने वाली सरकार का काम है। पर 2008 में मुंबई में की हमला हुआ। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से 10 आतंकवादी भारत की सरहद में घुस आए। सरकार टैक्स लेके भी इन आतंकवादियों को भारत में घुसने से रोक नहीं पाई, पर टैक्स देने वाले इन तुकाराम जी ने अपना दायित्व बखूबी निभाया। इन आतंकवादियों में सबसे खूंखार आतंकवादी था अजमल कसेब। पर मुंबई पुलिस के इस सहायक इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले ने सिर्फ एक लाठी के सहारे उसे पकड़ लिया। कैसे? उस समय तुकाराम ओंबले के पास सिर्फ एक लाठी थी और कसाब के पास एक 7। ओंबले ने कसाब की बंदूक के बैरल को पकड़ लिया था। उसी समय कसाब ने ट्रिगर दबा दिया और गोलियां सीधे ओंबले जी के पेट और आंत में जाकर लगी। ओंबले जी वहीं गिर गए, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक बैरल को थामे रखा ताकि कसाब और गोलियां ना चला पाए। फिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या सरकार के खजाने पर या योजनाओं में पहला हक इनका नहीं होना चाहिए? क्या आने वाली सरकारों को सबसे पहले ये नहीं बताना चाहिए कि सरकार में आने के बाद वो इन टैक्स के पैसों से ऐसी घटनाओं को कैसे वापस होने से रोकेंगे या कैसे देश की सुरक्षा को बढ़ाएंगे ताकि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो? अब इन चीजों पे कोई योजनाएं नहीं बनाता, बस खटाखट पैसे बांटने की योजनाएं बनती हैं ताकि वोट मिले और गद्दी पर बैठ जाएं। गलती इसमें हमारी भी है, क्योंकि जब ये लोग वोट मांगने आते हैं तो हम यही पूछते हैं कि बता भाई हमारे लिए क्या करेगा या हमारी कौम के लिए क्या करेगा। कोई ये नहीं पूछता कि इस देश के लिए वो क्या करेगा। हाँ, एक और बात, अगर हर पार्टी ये बताए कि टैक्स पेयर के लिए वो क्या करेंगे या कैसी स्कीमें लाएंगे, उन्हें क्या एक्स्ट्रा मिलेगा जो नॉन टैक्स पेयर को नहीं मिलता, तो इससे सही से टैक्स भरने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। नहीं तो ये सरकार को भी पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमाते तो अच्छा है लेकिन टैक्स नहीं भरते, क्योंकि आप लोग उन्हें प्रोत्साहित ही नहीं करते। अब दिल्ली का एक और केस सुनिए, ऐसे ही करदाता का। 28 अगस्त 2009 दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक रिटायर एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी त्रिलोकनाथ पैदल टहलने निकले थे। जाहिर है इनकी भी ड्यूटी के समय सैलरी से और रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन से टैक्स जरूर कटता होगा। ये भी ईमानदारी से टैक्स देते थे, पर बदले में बशायद अपनी सुरक्षा और अच्छी रोड्स ही मांगते होंगे। पर उस दिन इन्हीं साहब की सड़क में पड़े गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सड़कों पर बिजली के काम का ठेका प्राइवेट कंपनी को दिया गया था। उसने गड्ढा तो खोद लिया लेकिन आसपास बैरियर्स लगाए ही नहीं। सोचिए, बस सरकार को इस टैक्स पेयर के लिए सिर्फ इतना सा काम करना था, लेकिन इतना टैक्स देने के बावजूद भी ना ये अच्छी रोड्स बना पाए, ना ये गड्ढों को भर पाए। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, पैसे खटाखट बांटने की स्कीम से पहले टैक्स पेयर की सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिए। पर अफसोस उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। अब अगर आप समझदार हैं तो समझ ही गए होंगे कि असल मुद्दा क्या है। अब ये समझते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे जब देश के खजाने में जाते हैं तो इसका इस्तेमाल कैसे और कहां होना चाहिए, ताकि हम उसके हिसाब से वोट करें। इसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा केस स्टडी लेता हूँ, जो कि मेरी सोसाइटी का ही है और ये मैंने होते देखा है। अब यही चीज बड़े लेवल पर काफी हद तक लागू हो सकती है। देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ वो एक पोस्ट सोसाइटी है। यहाँ मुझे हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर 8,000 रुपए देने पड़ते हैं। देखिए, रेंट अलग होता है जो मकान मालिक को देना पड़ता है और मेंटेनेंस जो सोसाइटी के खाते में जाता है। अब यहाँ ऐसे 400 घर हैं और ये मेंटेनेंस हर किसी को हर महीने देनी पड़ती है। यानी हर महीने करीबन 32 लाख रुपए सोसाइटी के खजाने में इकट्ठा होते हैं। ऐसे ही जैसे देश के टैक्स पेयर के पैसे देश के खजाने में इकट्ठा होते हैं।
अब हमारी सोसाइटी इतने पैसों का करती क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पैसों की इसी गुड मैनेजमेंट की वजह से हमारी सोसाइटी का नाम टॉप सोसाइटीज में माना जाता है। यहाँ पर एक भी फ्लैट आपको खाली नहीं मिलेगा और ये सोसाइटी हाई डिमांड में रहती है। ऐसे ही गुड गवर्नेंस की वजह से देश भी डिमांड में होते हैं, जैसे कि डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। और अगर भारत को भी ऐसी देशों की सूची में शुमार होना है तो उसे पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। अब हमारी सोसाइटी के पैसों का उपयोग समझिए। यहाँ पर ऐसे ही खटाखट पैसे नहीं बांटे जाते, यहाँ पर सोच समझ के पैसे खर्च किए जाते हैं। और सबसे पहले आती है सोसाइटी की सिक्योरिटी। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आप जब भी कहीं भी घर ढूंढते हो तो सबसे पहले यही पूछते हो ना कि वहां पर सिक्योरिटी कैसी है, हम सेफ तो रहेंगे ना। देश भी तो आप ऐसा ही चाहेंगे जहां पर आप सुरक्षित रहें, जान बची रहे। अब जान ही नहीं बचेगी तो खटाखट पैसों का आप करोगे क्या। अब कोई आपसे आके ये कहे कि भैया आपको हर महीने 8,000 रुपए फ्री में देंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री, पर वो देश है पाकिस्तान, तो क्या आप जाओगे। हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा पैसा सोसाइटी की सिक्योरिटी में खर्च किया जाता है। मेन गेट पे दिन में 4-4 गार्ड, फिर अंदर आओ तो चप्पे चप्पे पर आपको गार्ड मिलेगा। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे, लिफ्ट में भी लगे हुए हैं। रात में ड्यूटी के लिए अलग गार्ड होते हैं। आपकी परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। एक ऐप के जरिए आने वाले की एंट्री की जाती है और आपके अप्रूवल करने पर ही वो अंदर आ सकता है। इन शॉर्ट, परिंदा भी आपकी मर्जी के बिना वहां पर नहीं मार सकता। इतनी सेफ है ये सोसाइटी। अब आप कहोगे कि इतना पैसा दे रहे हो तो ये सब तो मिलेगा ही। बस अब आप सही समझ रहे हो कि फ्री के चक्कर में ना पड़ के अगर आप पे करोगे तो ऐसी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी ही। अब ऐसी ही सिक्योरिटी हमारे शहर, हमारे राज्य और हमारे देश की भी होनी चाहिए। आने वाली सरकारों को सबसे ज्यादा इसी चीज पे ध्यान देना चाहिए, ना कि खटाखट पैसे बांटने में। टकाटक। ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वोट देने के लिए। देश की सरहदें और देश के अंदर कानून व्यवस्था सही हो, किसी तरह के आतंकवादी हमले ना हो और के भी नहीं होने चाहिए। सबको सही तरीके से न्याय मिले, इसकी व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए। फिर हमारी सोसाइटी में दूसरे सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं साफ सफाई में। हमारी सोसाइटी एकदम साफ रहती है और इसके लिए बहुत से सफाई कर्मचारी, महिला हो या पुरुष, दिन रात लगे रहते हैं। सोसाइटी के अंदर के फ्लोर्स हो या फिर सोसाइटी के बाहर का गार्डन, हर जगह आपको साफ सफाई दिखाई देगी। और इस चीज ने हमें कोरोना के टाइम में संभाल के भी रखा था। समय समय पे चेकअप के लिए प्रोग्राम यहाँ चलाए जाते हैं। अब सफाई के लिए कर्मचारियों को पैसे देने और सफाई के हर तरह के इक्विपमेंट खरीदने में दूसरा सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। देश में भी साफ सफाई पर पैसा दूसरा सबसे ज्यादा खर्च होना चाहिए। देश साफ रहेगा तो बीमारियां भी कम होंगी और साफ सफाई की वजह से टूरिस्ट भी बाहर से ज्यादा आएंगे। आज भी हम लोग यही बोलते हैं कि विदेशों में सफाई बहुत है। भारत के कई शहर आज भी गंदे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आजादी के 75 साल बाद भी हम अपने देश को साफ नहीं कर पाए? क्या देके जाएंगे अपनी आने वाली जनरेशन को? इसी वजह से बहुत से युवा भारत छोड़ के चले जाते हैं। सुरक्षा और साफ सफाई में खर्च करने के बाद फिर हमारी सोसाइटी बाकी सुविधाओं में खर्च करती है। जैसे कि यहाँ पर क्लब हाउस बनाया गया है जिसमें लाइब्रेरी है, क्रिकेट से लेके बास्केटबॉल से लेके बैडमिंटन तक के ग्राउंड है, जिम है, शादी अन्य समारोह के लिए हॉल भी बनाए गए हैं। ये सब सोसाइटी में है, जिसको बनाने से लेके रखरखाव में पैसे खर्च होते हैं और वो पैसे सोसाइटी अपने खजाने से खर्च करती है। अब ऐसी ही मूलभूत सुविधाएं देश में भी होनी चाहिए, जैसे कि सड़कें, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड जैसी, ताकि हमारा और हमारे बच्चों का विकास हो सके। फिर मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनकी भी सैलरी जाती है। फाइनली सब खर्चों के बाद सोसाइटी कुछ पैसे अलग से निकालती है चैरिटी करने के लिए, जिसमें हर मंथ गरीबों के लिए खाना खिलाने का या फिर कपड़े डोनेट करने का काम किया जाता है। एक और बात बताता हूँ, जब भीषण गर्मी पड़ती है तो हर जगह पानी की किल्लत होती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में नहीं। हर जगह लाइट जाती है पर हमारी सोसाइटी में तब भी 24 घंटा जनरेटर लाइट रहती है। और हाँ, हमारे यहाँ भी सोसाइटी के चेयरमैन पद के लिए हर 2 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। फिर एक कमेटी बनाई जाती है जो सोसाइटी के सारे फैसले लेती है। गाइस, जिस दिन देश का हर कमाने वाला टैक्स पेयर वोटर हक से वोट देगा उसी पार्टी को जो पहले देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ठीक करे, साफ सफाई पे ध्यान दे, रोड, स्कूल, मेडिकल जैसी हर मूलभूत सुविधा पे ध्यान दे, फिर वहाँ गरीबों का भला हो, ना कि विशेष जाति के लोगों का, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। देश भी ऐसे ही चलना चाहिए। अब मैं तुमसे फिर से वो सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर कोई तुम्हें ही आकर कहे कि हर महीने हम तुम्हें 10,000 रुपए महीना देंगे, बस तुम्हें रहना होगा पाकिस्तान में, तो क्या तुम ऐसे हालात में रह पाओगे?
और एक और बात बता देता हूँ, इन्हीं 10,000 रुपए बांटने के चक्कर में भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ता है। सरकार से हर महीने फ्री में 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो कई फेक अकाउंट्स भी खुलेंगे। बाद में पता चलता है कि जो 10 साल पहले ही मर चुका है उसके नाम पे पैसे निकाले जा रहे हैं। अब ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां पर सब्सिडी के नाम पर सरकारी खजाने खाली हुए पर लोगों तक पैसा पहुंचा ही नहीं। फ्री का कुछ नहीं होता है और सक्षम हो तो फ्री की लालसा आपको ही अपाहिज बना देती है। कब तक कोई आपको फ्री में देगा? जिस दिन देना बंद कर देगा उस दिन तुम लोग कमाने लायक भी नहीं बचोगे। ये कभी सोचा है? इसलिए भाई अपने और अपने देश के हित के लिए इस फ्री की राजनीति से दूर रहो। कहने को वो हर महीने 8 से 10,000 रुपए हमें देंगे। लाखों परिवारों के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए कटाक से अंदर जाएगा। पर कहीं ना कहीं घोटाला करके वो अपनी ही जेबें भर रहे होंगे। समझदार बनिए और इस बार वोट करने से पहले अगर कोई नेता आपके पास आए और कहे कि फ्री में बिजली ले लो या डायरेक्ट पैसा ले लो तो उसे ये बोलना कि मुझे फ्री में कुछ नहीं चाहिए, तू ये बता कि तू इस देश के लिए क्या करेगा। बात खत्म। तो गाइस वीडियो जो है वो खत्म हो गया है और ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोई भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, कभी भी टैक्स पेयर्स के हक की बात नहीं की जाती है। हमेशा मैं मानता हूं कि गरीबों के लिए, क्योंकि गरीबों की संख्या ज़्यादा है तो उनके लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि मानवता का लिहाज भी बहुत बड़ा हो जाता है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों हम उनको नहीं बुला सकते जिनकी वजह से हमारे देश में पैसे आ रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे देश तरक्की पे जा रहा है। क्योंकि हम आप जैसे मतलब कई तरह के लोग जो हैं टैक्स नहीं पे कर रहे हैं या उनको इतना नहीं कमा रहे हैं कि जो टैक्स पे कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर वही लोग काम आते हैं कि जो एक अच्छे अमाउंट का पैसा कमा रहे हैं और टैक्स पे करते हैं। सरकार को भी उनके लिए एक अलग से नई स्कीम्स लानी चाहिए, जैसे गरीबों के लिए लाती है, क्योंकि वो लोग देश का ही पार्ट है, देश से अलग नहीं है। उनके लिए उनको प्रोत्साहन करना चाहिए कि अगर आप ये टैक्स भरोगे तो आपको हम ये नई सुविधा देंगे, अगर आप इतना टैक्स भरोगे तो हम आपको इतनी सुविधा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ग है अपने यहाँ, उनके माइंड में भी जाएगा कि नहीं सरकार हमारे बारे में भी सोचती है, हमें भी सरकार के बारे में सोचना चाहिए और अपना ईमानदारी से टैक्स जो है वो पे करना चाहिए। अब अमेरिका में देखिए 60% लोग टैक्स देते हैं, तो उसके अपने यहाँ सिर्फ 6, सोचो अपने यहाँ की इतनी बड़ी जनसंख्या है 140 करोड़ 150 करोड़ कि अगर इसमें से 60% लोग टैक्स देने लगे तो कम से कम नहीं तो 50-60 करोड़ लोग तो टैक्स देंगे ही देंगे। अब अगर इसमें हम कहते हैं मोटा मतलब 50 करोड़ लोग भी दे रहे हैं टैक्स, तो भी कितना ज़्यादा हो गया टैक्स। बाकी तो आप लोग पूरी समझदार है। बाकी आप बताइए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है कि टैक्स पेयर्स के लिए भी कई तरह की स्कीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बाकी गरीबों के लिए उनके अनुसार की स्कीम, अमीरों के लिए उनके हिसाब की स्कीम। क्योंकि और भी दूसरा मैटर सिक्योरिटी, तो गाइस सबके लिए एक पर्सपेक्टिव रहना चाहिए सिक्योरिटी का, क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी देश में होगी तो अमीर आदमी को भी खतरा है, गरीब को भी खतरा है। और सरकार वही अच्छी है जो अपने को सिक्योर करके रख सके, शांति से जीवन जीने पे रह सके हम लोग। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपके कोई भी विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं भी जान सकूं उनके बारे में। बाकी दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया हो और या जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गाइस हम लोग इसी तरह की वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। और दोस्तों फिलहाल के लिए अभी चलते हैं, आप जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।